तरमीम का बिल ये कौमी असम्बली से मंजूर करवा लिया गया है। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन और बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों को वोट के हक से महरूम करने के बिल पर इसको भी मंजूर किया गया है। वजीर कानून है बैरिस्टर आजम नजीर तारड़ वो कहते हैं कि ओवरसीज पाकिस्तानियों के वोट के हक से मुतालिक कमेटी बना दी गई है जो हल्का बंदियों और पोलिंग के निज़ाम के मामला तय करेगी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने तरमीम को मुस्तरद करते हुए इसे अदालत में चैलेंज करने का ऐलान किया। अब नैब कवानीन में कौन कौन सी तरमीम की गई हैं और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह कि इसका फायदा किस को होगा, इस पर बात करने के लिए मुझे हैदर वहीद साहब ज्वाइन कर चुके हैं, सीनियर एनालिस्ट हैं। शुक्रगुजार हूँ आपकी। खबर दिलशाद साहब साथ मौजूद हैं, साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन है, आपकी भी शुक्रगुजार हूँ। अस्सलाम वालेकुम हैदर साहब, सबसे पहले तो ये कहिए कि इन तरमीम के बाद क्या कह सकते हैं हम कि खान साहब कल फेल हो गए और हुकूमत अपने मकसद में कामयाब हो गई? हैदर वहीद साहब आपका माइक गालिबन म्यूट है, प्लीज ऑन कर दें। सॉरी जी, मैं कह रहा था कि इसमें कोई शक नहीं है कि खान साहब जो हैं जिस नंबर्स और इम्पैक्ट के साथ नजर आना चाह रहे थे और उनके जलसों के पस मंजर में जो एक्सपेक्टेशंस थी, कल का शो जो है वो बिल्कुल उस तरह से ना हो सका और खान साहब की तवक्कुआत और जो उनसे तवक्कुआत वाबस्ता थी उनके सपोर्टर्स के हवाले से, तो उस तरह का तो शो बिल्कुल भी नहीं हो सका। अब ये बात भी अपनी जगह मौजूद है कि काफ़ी रेजिस्टेंस थी और रेजिस्टेंस में जो है वो जो जलसे की आवाम होती है वो जाहिर है कि वो उस तरह से नहीं रिप्रेजेंट होती, जबकि धरने की बात है, धरना बहुत मुश्किल है, जलसा कदर आसान है। तो मेरे ख्याल से खान साहब के लिए डेफिनेटली कल लॉस था और इसमें कोई शक नहीं है कि वो मायूस होंगे इस वक्त के जिस तरह का टर्नआउट था, बावजूद इसके कि रेजिस्टेंस बहुत थी, शेलिंग बहुत थी और रुकावटें बहुत डाली गई। लेकिन रुकावटों के बावजूद जो लोग आए, बेशक उनकी तरफ से जो रेजिस्टेंस थी वो तहरीके इंसाफ का शेवा नहीं रहा है हमेशा, और ये हमने एक थोड़ी बहुत नई चीज भी उनकी तरफ से देखी जो कि कोई खास शगुन तो नहीं, लेकिन नोटवर्दी बात जरूर है कि एक रेजिस्टेंस उनकी तरफ से भी नजर आई, लेकिन बहुत कम लोग वो मीट कर नहीं सके। लेकिन हुकूमत किस तरह से अपने मकसद में कामयाब हुई? अब जो नैब तरमीमी बिल है इससे किस किस सियासतदान को उनके केसेस में फायदा पहुंचेगा, जरा ये बताइए। देखिए, इसमें कोई शक नहीं है कि हुकूमत ने जिस भी तरह से जैसे भी जो एक इम्पैक्ट क्रिएट होना था खान साहब के आने का, वो उस तरह से नहीं होने दिया। लेकिन जो रुकावटें डाली गई उसकी वजह से नतीजतन जो है ऑप्टिक्स भी जो है हुकूमत के लिए सारे अच्छे नहीं थे। लेकिन ऑल इन ऑल अगर देखा जाए तो कहेगी कि खान साहब के नंबर का कम होना ज्यादा जरूरी था और कुछ ऑप्टिक्स जो कि अच्छे नहीं हुकूमत की तरफ से नजर आए, शायद वो थोड़ा सा हिट हुकूमत बर्दाश्त कर सकती है। तो ऑन बैलेंस मेरे ख्याल से हुकूमत जो है वो ज्यादा कामयाब रही खान साहब के मुकाबले में। नैब तरमीमी बिल है, इससे जरा कैटेगोरिकली मुझे बताइएगा, इससे किस किस सियासतदान को उनके केसेस में फायदा पहुंचेगा? देखें, ये नैब का जो बिल है उसमें कोई शक नहीं है कि उन्होंने महदूद कर दिया है, नैब के स्कोप को काफी ज्यादा महदूद कर दिया है। काबीना के जो मिनिस्टर्स हैं उन नैब कार्रवाई नहीं कर सकते। जहाँ पे क्लैरिटीज हैं बड़ी स्कीम्स के हवाले से, वहां नैब कार्रवाई नहीं कर सकेगा। टैक्स के जो मैटर्स वहां नैब कर सकेगा। तो नैब को जो है वो काफी हद तक महदूद कर दिया गया है और सबसे इम्पोर्टेंटली काबीना के जो फैसले हैं और जो बड़े रेगुलेटरी बॉडीज के फैसले हैं, इम्पोर्टेंटली उनको जो है वो नैब के जुमरे से हटा दिया गया है। तो अब वो जो तशवीश थी हमेशा कि कोई बड़े काम होने से पहले कतराते हैं लोग और बड़े फैसले नहीं करते, तो मेरा ख्याल से अब जो नैब का कानून है वो बिजनेसमैन के हवाले से भी रिलैक्स कर दिया गया है और बड़े फैसलों के हवाले से भी रिलैक्स कर दिया गया है। आइंदा आने वाले वक्त में उसको मुझे जरा एक बात का भी जवाब दीजिएगा, फिर हम स्पेसिफिकली इलेक्शन कमीशन के हवाले से बात करेंगे। साबिक सेक्रेटरी साथ मौजूद है। मुझे ये कहिएगा 90 से 14 कर दिए गए हैं, 24 घंटे के अंदर प्रोड्यूस करना होगा वगैरह। इंक्वायरी जो है वो मुझे ये बताइए उनके कौमी असेंबली के बाद रेफरेंस से पहले कोई बयान और कोई किरदार कशी नहीं की जा सकती। गालिब साहब तक मेरी आवाज नहीं पहुंच रही है।
अली साहब, मैं आती हूँ दोबारा आपकी तरफ। कंवर दिलशाद साहब, सर इलेक्शन कमीशन पिछले 1 साल से ये ईवीएम पर काम करने की तैयारी कर रहा था, उसके ज़रिए इंतखाबात करवाने के लिए काम कर रहा था। अब फिर से अचानक वो पुराना तरीका, वो ठप्पे वाला तरीका, वो उसकी तैयारी की जाएगी। तो सर क्या इलेक्शन कमीशन के लिए आसान होगा इसे मैनेज करना? नहीं, बड़ा अच्छा सवाल आपने किया है। सबसे बड़ी अहम बात ये है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पर एक अमल दरामद कराने के लिए तैयारियां कर रहा था। लेकिन माजी की हुकूमत ने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान पर अदम एतमाद कर दिया। उस सिस्टम को चलाने की बजाय जिसको इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पर इलेक्शन कमीशन ने कोई 32-33 अपने ऑब्जेक्शन लगाए, इतराजात लगाए कि जनाब इसमें ये खामियां हैं, ये दूर कर दें। उसमें कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव खामियां थी जो 11-12 और 10-12 ऐसी थी जो उसमें के कानून में इलेक्शन एक्ट 2017 में कुछ 14-15 तरामीमें कर रही थी। उस तरामीम के बाद ही इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पर अमल दरामद होना था। उन्होंने इलेक्शन कमीशन ने 16 खत लिखे प्राइम मिनिस्टर साहब को कि भाई आप हमारे साथ ये हमारी प्रॉब्लम है, आप इसको दूर करें कानून साजी करके। उन्होंने किसी खत का जवाब नहीं दिया, बल्कि ये कहा कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर और मेंबर इलेक्शन कमीशन मुस्तफी हो जाएं और मुस्लिम लीग नवाज की पार्टी ज्वाइन कर लें। यानी ये बाकायदा सरकारी तौर पर कौन सी खिताब के दौरान कहा। अच्छा, सर जरा ये पॉइंट भी क्लियर कीजिएगा कंवर साहब। हुकूमत की तजवीज़ है सर कि चंद नशिस्तें ओवरसीज पाकिस्तानियों के लिए मुख्तस कर दी जाएं और वो उन्हीं पर वोट दें। इस तजवीज़ को सर आप किस तरह से देखते हैं? साथ ही ये बता दीजिए कि अगर ऐसा होता है तो क्या इसके लिए मेंबर असेंबली को दोहरी शहरियत का हक भी देना होगा? नहीं, उसमें सबसे बड़ी अहम बात यह है कि जो ओवरसीज पाकिस्तानी को इंटरनेट बैल्टिंग का वोट करने के लिए जो तरीक़ाकार जो था, वो उस वक्त की हुकूमत ने बाकायदा मिनिस्ट्री ऑफ साइंस टेक्नोलॉजी और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के जरिए स्पेन से स्पेशलिस्ट मंगवाए ताकि सिस्टम को आप हमें बताएं। आप हैरान होंगे कि उन्होंने 28 दिन तक कोई रिपोर्ट तैयार की और 4 करोड़ रुपए उन्होंने कंसल्टेंसी फीस लेने के बाद ये कहा कि ये सिस्टम पाकिस्तान में नाकाबिले अमल है, इसमें राजदारी नहीं है, इसमें हैक हो जाएगा और सारा इलेक्शन जो है वो सबोताज हो जाएगा। ये हुकूमत उस वक्त की हुकूमत पाकिस्तान की रिपोर्ट है स्पेन के स्पेशलिस्टों की, जो कि मिनिस्ट्री के पास भी महफूज है और इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान को भी काफी आ गई है। तो ये सिस्टम जो था वो नाकाबिले अमल था। ये सियासी तौर पर इसको इस्तेमाल किया गया और हमारे ओवरसीज पाकिस्तानी भाइयों के जज्बात को भड़काया गया कि जनाब आपको हम वोट कास्ट करने की इजाजत दे रहे हैं। मैं आपसे मौजूदा हुकूमत की तजवीज़ के हवाले से पूछ रही हूँ। वो कह रहे हैं कि कुछ सीटें मुख्तस कर दी जाएं, तो उसके लिए भी फिर दोहरी शहरियत का हक देना होगा मेंबर असेंबली को? नहीं होगा ना। इसमें सबसे बड़ी वो आज तरमीम इसलिए तरमीम करनी पड़ी, ये बाकायदा उन्होंने ज्वाइंट सेशन में बासाबका हुकूमत ने ज्वाइंट सेशन के जरिए तरमीम करवाई थी। अब ये तरमीम आज की मौजूदा हुकूमत ने इसमें उसको डिलीट कर दिया, खारिज कर दिया, बड़ा अच्छा किया। अगर इसको तरमीम को बरकरार रखते एक सेक्शन 103 को 94 को और इलेक्शन हो जाता तो फिर इलेक्शन चैलेंज हो जाता कि इलेक्शन कमीशन ने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन और ओवरसीज पाकिस्तानी को लिए कोई रास्ता नहीं दिया इस इलेक्शन को खत्म किया जाए। इसलिए इसको महफूज रास्ता देने के लिए अब चंद महीनों में इलेक्शन की बातें सुन रहे हैं। कभी कहते हैं कि चंद महीने में हो जाएगी, कभी कहते हैं अगले साल हो जाएगी। चले अगले साल भी हो तो 11-12 महीने रह गए हैं, तो 11-12 महीने में इसका अमल बिल्कुल ठीक है सर, आपने पॉइंट क्लियर कर दिया। अब मसला ये कौमी असेंबली से तो पास करवा लिए, मंजूर करवा लिए, अब इसके बाद क्या हुकूमत के लिए सेनेट से भी मंजूर करवाना इतना आसान होगा और फिर सदर पाकिस्तान इस बार भी रुकावट बन सकेंगे? तो उसके लिए देखना होगा, इंतजार करना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया।